नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ में। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठित संस्था भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय आज अपने शताब्दी वर्ष का जश्न मना रहा है। गुरुवार को विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित किया। लखनऊ भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व विद्यार्थी कथक नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे, पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी, दिलराज कौर और संगीत संयोजक केवल कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डालने के साथ इसकी महत्ता को भी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय आज फर्श से अर्श की ओर दिखाई दे रहा है। शताब्दी वर्ष की बहुत बधाई। ये शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये तो भारत की संस्कृति, चेतना और राष्ट्रबोध का क्षण है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी नई पहचान दी है। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया, अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने इस दौरान पूर्व की सरकारों पर इस विश्वविद्यालय की अनदेखी के लिए भी जिम्मेदार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पत्र में लखनऊ के संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में ही संबोधित किया। 1947 से लेकर 2017 तक सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिसकी कल्पना की थी, 2022 में हमारी सरकार ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता दी। ये प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है तो। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।
और वह मेरे लिए क्षण था। प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, भैया आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, इस बात के लिए कि इन्होंने विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ ही विश्वविद्यालय का जो लोगो था, लोगो एक पहचान होती है, उसका जो थीम भी दिया, वो दिया नादाधीनाम जगत, यानी नाद के अधीन ये पूरा जगत है। कितना सुंदर। समारोह में विश्वविद्यालय की शताब्दी यात्रा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिनमें भारतीय कला परंपरा की समृद्ध विरासत को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये संस्थान न केवल संगीत शिक्षा का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं नोएडा में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का निधन हो गया। आपको बता दें कि 100 साल की आयु में ली आखिरी सांस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता थे सुतार। देश भर में कई बड़ी मूर्तियों के निर्माता थे सुतार। आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ हुई आखिरी विदाई। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का निधन हो गया। आपको बता दें कि 100 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता थे सुतार। आपको बता दें कि देश भर में कई बड़ी मूर्तियों के निर्माता थे वे और राजकीय सम्मान के साथ उनकी आखिरी विदाई हुई। और आखिर तक उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तेज थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो बहुत एक्टिव रहे हैं। और मैं 6 दिन पहले उनके नोएडा के घर में जाकर आया था, उनको मिलकर आया था। उनका चेहरा मुझे एकदम फ्रेश दिख रहा था, लेकिन अचानक कल रात को 1:30 बजे उनका डेथ हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। जिन्होंने हजारों स्टैचू बनाए थे, ऐसे राम सुतार आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और वो दिल्ली में आकर उन्होंने महाराष्ट्र का नाम रोशन किया था। उनको मतलब भारत सरकार का पद्मश्री पद्म विभूषण खिताब भी मिला था। अनेक अवार्ड भी उनको अनेक जगह के मिले थे और उनका काम बहुत ही बड़ा काम था। तो ये खाली महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे देश का भारी नुकसान हुआ है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते भारत सरकार की तरफ से मैं राम सुतार जी को आदरणीय अर्पित करता हूँ। वहीं गाजियाबाद में किराया मांगने गई मकान मालकिन की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि किराएदार दंपत्ति ने सर पर वार कर दबाया गला, वहीं शव को सूटकेस में भरकर बेड में छिपाया। आपको बता दें कि पुलिस ने दंपत्ति को किया है गिरफ्तार और राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। तो किराया मांगने गई मकान मालकिन पर वार कर दिया गया, उसके सिर पर वार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई और शव को सूटकेस में भरकर बेड में छिपाया गया। वहीं पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर दिया है। आपको बता दें कि राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शिमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई।
जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। वहीं प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का महापर्व माघ मेला 2026 अब से कुछ ही दिन दूर है। 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस मेले में प्रशासन को 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 की भव्य सफलता के बाद इस बार माघ मेला भी मिनी महाकुंभ की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रयागराज पुलिस ने कमर कस ली है। मेले में कैसी है पुलिस की तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। महाकुंभ 2025 की भव्य सफलता के बाद इस बार माघ मेला भी मिनी महाकुंभ की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन को मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए कमर कस ली है। एसएसपी माघ मेला नीरज पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल दिन रात तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार मेला क्षेत्र में लगभग 5000 से 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। इनमें सिविल पुलिस के अलावा एटीसी, कमांडो, एसटीएफ, पीएसी, आरएएफ और बाढ़ राहत कंपनियों की टीमें शामिल होंगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। होमगार्ड स्वयंसेवक भी विभिन्न मंडलों से बुलाए गए हैं। मेले में अनुभवी पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहले कुंभ या माघ मेले में ड्यूटी कर चुके हों। मेला क्षेत्र को 4 जोन और 7 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अलग अलग रंग की सीमांकन पट्टी और सरकार का प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी हो। सुरक्षा के लिए 17 अस्थायी पुलिस थाने, 42 पुलिस चौकियां, 20 फायर स्टेशन और 10 वॉच टावर स्थापित किए जा रहे हैं। हर सेक्टर में एक कंट्रोल रूम बनेगा, जो सेंट्रल कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। महाकुंभ की तर्ज पर इस बार एसआई आधारित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लागू किया जा रहा है। मेले में 400 से 1000 से अधिक एसआई युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो भीड़ की निगरानी, घटनाओं का पता लगाने और सैनिटेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। ड्रोन से लगातार पेट्रोलिंग होगी। स्नाइपर्स की तैनाती, गुमशुदा नियंत्रण केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क और महिला हेल्प डेस्क भी सक्रिय होगी। देखिए, आगामी 3 जनवरी 2026 से जो माघ मेला का आरंभ हो रहा है, इसमें 6 मुख्य स्नान हैं, जिसकी तैयारी हेतु पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और पीएसी की कानून व्यवस्था हेतु, साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, हमारे एनडीआरएफ की टीम्स रहेंगी। इसके अलावा आरएएफ का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो जल पुलिस की हमारी चौकियां रहेंगी और लगातार भ्रमणशील हमारी जल पुलिस रहेगी वाटरवेज में भी। इसके साथ ही जो अलग अलग हमारे सर्कल्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सीओ से लेकर के एसएचओ की तैनाती लगातार की जा रही है। हमारे आधे से ज़्यादा थाने बन कर के तैयार हो चुके हैं और हमारा जो 2 शिफ्ट का जो पुलिस बल है वो भी, उसका भी आगमन हो चुका है। लगातार इस समय प्रशिक्षण जो पुलिसकर्मी हैं उनका लगातार चल रहा है मेला क्षेत्र में। इसके अलावा जो बाहर से जो सड़क मार्ग से आने वाले यात्री हैं उनके लिए जो पार्किंग्स हैं, लगभग 1,30,000 से ज़्यादा संख्या में गाड़ियों के लिए पार्किंग व्यवस्था हेतु 42 पार्किंग्स को चिन्हित किया गया है और रेलवेज़ के अधिकारियों के साथ, रोडवेज़ के अधिकारियों के साथ में, सभी के साथ में समन्वय बैठक करके उसके जो रूट मैप्स हैं उसको तैयार कर लिया गया है। जो भी श्रद्धालु रेलवेज़ के मार्ग से आएंगे या बसों से आएंगे तो उनके लिए पूर्ण व्यवस्था इस समय उस निर्धारित कर दी गई है और लगातार जो काम है वो प्रचलित है और सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले माघ मेला में जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको बहुत ही सुगमता के साथ में और सुरक्षित एनवायरनमेंट में वो अपना जो स्नान है कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार तैयारियों की समीक्षा की है और निर्देश दिए हैं कि मेला सुरक्षित, स्वच्छ और दिव्य हो। प्रयागराज पुलिस की ये तैयारियां न केवल श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा करेंगी, बल्कि मेले को विश्व स्तर पर आयोजन बनाएंगी।
माघ मेला 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि स्नान के साथ समाप्त होगा। प्रयागराज पुलिस की ये मुस्तैदियां श्रद्धालुओं को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। संगम तट पर आस्था का यह महापर्व शांतिपूर्ण और यादगार बने, इसी दिशा में पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घने कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में खेतों में खड़ी आलू की फसल अपने मध्यम दौर में है, लेकिन पाले और कोहरे की वजह से तैयार होती फसल को खराब होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संबल जिले के किसान इस खतरे से निपटने के लिए आधुनिक तरीके अपना रहे हैं। यहाँ किसान आलू की फसल को पाले और कोहरे से बचाने के लिए किसका ले रहे हैं सहारा, इस रिपोर्ट में देखिए। खेतों में आलू की फसल इन दिनों अपने मध्यम दौर में है और पाले और कोहरे की वजह से तैयार फसल खराब होने का डर होता है। तस्वीरें है उत्तर प्रदेश के संबल की, जहां किसानों द्वारा आलू की फसल को पाले और कोहरे से बचाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर भारत में खासकर यूपी के क्षेत्रों में सर्दियों में आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई एक प्रभावी और लोकप्रिय तरीका है। मिनी स्प्रिंकलर या ओवरहेड स्प्रिंकलर का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। जब तापमान गिरकर पाला पड़ने की स्थिति बनती है तो स्प्रिंकलर से पानी छिड़कने पर पौधों पर पानी की पतली परत जमती है। पानी के जमने की प्रक्रिया में लेटेंट हीट निकलती है, जो पौधे के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखती है और कोशिकाओं को फटने से बचाती है। पाले से काफ़ी नुकसान होता है। जैसे हमने स्प्रिंकलर स्टार्ट किया है, स्प्रिंकलर से पहले हमारा पाला पड़ता था, उससे हमारे पेड़ नष्ट हो जाते थे, काफ़ी नुकसान होता था फसल में। और जब से हमने स्प्रिंकलर स्टार्ट किया है तो जैसे पाला पड़ता है तो हम शाम को थोड़ा पानी चलाते हैं स्प्रिंकलर से 10-15 मिनट, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आके हम चलाएंगे 10-15 मिनट, तो उससे हमारा जो पाला पड़ता है पत्तों पे वो हम साफ़ कर देते हैं। उससे फिर पत्तों पे कोई दिक्कत नहीं होती और पेड़ हमारे स्वस्थ रहते हैं। नहीं, बेनिफिट बहुत है इसमें, हमारी पैदावार में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे हम पहले फिलर से लगाते थे आलू तो उसमें काफ़ी नुकसान होता था, इसके मुकाबले इसमें 10-15% एक्स्ट्रा होता है हमारी पैदावार। और इसमें हमें बेनिफिट ये भी है, जैसे हमारे पास फर्टिलाइज़र है तो इसका हम फर्टिगेशन भी करते हैं स्प्रिंकलर द्वारा। तो एक ड्रम में हम घोल के फर्टिलाइज़र और हम स्प्रिंकलर के थ्रू देते हैं फसल पे, जो हमारे बिल्कुल पौधे पे जाता है। पैदावार पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, 15 से 20% हमारी पैदावार बढ़ रही है। और इसका हमारे स्प्रिंकलर का बड़ा फ़ायदा है, कोहरा पाले में कोई नुकसान नहीं होता। हम सुबह शाम चला लेते हैं 10-15 मिनट, तो उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है और पेड़ पे कोई नुकसान भी नहीं होता। जी, मैं मोस्टली आलू की ही खेती करता हूँ। स्प्रिंकलर द्वारा मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है कि जैसे पाला पड़ता है अपने रात में, सुबह को जल्दी कवर कर लेते हैं। अगर बाय ड्रिपिंग सिस्टम हो या स्प्रिंकलर हो, इसके द्वारा जल्दी धुल सकते हैं। अगर भरे से पानी चलाएंगे तो इतने समय हम इसकी भराई नहीं कर सकते, तो पाले का बचाव इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है अपना। फसल की पैदावार में इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ावा दिखाई दिया। पिछली बार जो मेरी बड़े द्वारा करी गई थी उसमें लगभग मेरा 60-61 कट्टों का आलू बैठा था, और जो स्प्रिंकलर द्वारा था वो लगभग 84 कट्टों की पैदावार हुई थी। इसको लेकर संभल के जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि किस तरह से आप इन तकनीकों से अपनी फसल को पाले के प्रभाव से बचा सकते हैं, ताकि फसल को अंतिम दिनों में कोई नुकसान ना हो। कोहरे से फसल को नुकसान तो नहीं है, लेकिन इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है किसान भाई अपना समय टाइम से इसकी सिंचाई करते रहें। और सिंचाई कर लिए, अभी जो हमारी तरफ से उद्यान विभाग से एक सबसे अच्छी योजना चल रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन 2 तरह की जो है पद्धति अपना सकते हैं। इस पे हमारे यहाँ विभाग से छोटे लघु सीमांत किसानों को 90% की अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और समृद्धि के जो किसान आएंगे 2 हेक्टेयर से ऊपर के, उनको 80% अनुदान दिया जा रहा है। अभी हम जिस फील्ड पे खड़े हैं यहाँ आलू में स्प्रिंकलर लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ सब में स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। स्प्रिंकलर का इतना फ़ायदा है कि आप कम से कम समय में कम से कम लेबर के आधार पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे पाले का असर आएगा, ये फील्ड आपका बिल्कुल बहुत जल्दी से इसको कवर अप कर लेगा और उसके नुकसान से इस फील्ड को बचाया जा सकेगा। पाले का भी बचाव हो रहा है, समय का भी बचाव हो रहा है, लेबर का भी बचाव हो रहा है, और उत्पादन में भी एक अच्छा प्रोडक्शन बढ़ के आए। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कुल मिला के जो है किसान की आमदनी पे आता है, उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई मुख्य पानी की बचत और जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन पाले से सीधे बचाव में यह उतनी प्रभावी नहीं जितनी स्प्रिंकलर।
हालांकि कई किसान दोनों का संयोजन करते हैं, ड्रिप से नियमित सिंचाई और जरूरत पड़ने पर स्प्रिंकलर से पाला नियंत्रण। बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर पर अच्छी सब्सिडी मिलती है, जिससे किसान इन्हें आसानी से लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने घने से घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जबकि रातें ठिठुरन भरी हो चुकी हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण ये स्थिति और गंभीर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 17 से 21 दिसंबर तक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि रातें ठिठुरन भरी हो गई है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण यह स्थिति और गंभीर हो गई है। मौजूदा मौसम के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी नीचे है। हालांकि कोल्ड वेव की स्थिति मुख्य रूप से अन्य राज्यों में है, लेकिन यूपी में कोल्ड डे कंडीशंस और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी तो बहुत पड़ रही है, बहुत गलन है। सुबह तो निकलना दूभर है। कोहरा इतना ज्यादा था कि चलने में भी दिक्कत हो रही थी, वाहन दिख नहीं रहे थे, लाइट के सहारे धीमे धीमे चल रहे थे। अब जैसे सर में कैप लगा रखा है तो कानों में राहत है। हमारा तो यही है कि सभी लोग जो है सुरक्षित निकलें और कपड़े गर्म पहन के निकलें, जूते और सॉक्स और कैप वगैरह लगा के निकले। बहुत सर्दी है। लोग सुबह शाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से जोड़ों का दर्द और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए, बेघर लोगों के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित हो रही है। हालांकि प्रशासन ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर रात गुजारी करते देखे जा सकते हैं। किसान सुबह जल्दी खेतों में नहीं जा पा रहे, जबकि बाजारों और स्कूलों में भी देरी देखी जा रही है। हाँ, बात से देख रहे हैं कितना कोहरा पड़ गया है कि यातायात भी काफी स्लो हो गया है, लोगों का निकलना कम हो गया है, गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग जगह जगह पे आग जला के बैठे हुए हैं। काम भी लोगों का आना जाना थोड़ा हल्का स्लो हो गया आज ठंड की वजह से। ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। गाड़ी चलाना ऐसे ही बहुत दिक्कत दे रहा है। गाड़ी चला रहे हाथ पैर सुन हो जा रहे, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा हो चुका है यहाँ पारा में। IMD ने 17 से 20 दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। कोहरे और ठंड के कारण यह मौसमी बदलाव मुख्य रूप से हिमाचल क्षेत्र में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण हो रहा है। मैदानी इलाकों में नमी की अधिकता और शांत हवाएं कोहरे को घना बना रही है। दिसंबर का मध्य भाग आमतौर पर उत्तर भारत में सर्दी का पीक टाइम होता है और इस बार यह पहले ही तेज हो गया है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर कई दुर्घटनाएं हुई है। हालिया दिनों में यूपी के विभिन्न हिस्सों में कोहरे से ट्रिगर हुई एक्सीडेंट्स में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के कारण धीमी गति से चलना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम आम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।